आज सहायक कुल सचिव के पद के लिए जो हमारी नई कक्षा प्रारंभ हो रही है उसकी क्या रणनीति होना चाहिए। और इतना बड़ा जो सिलेबस आपको दिखाई पड़ता है वास्तव में उतना बड़ा है नहीं, सिलेबस बहुत छोटा है। उसकी अगर आपने बहुत अच्छे से समझ बना ली और उसके सेंटर पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप तय मानिएगा कि भले पद 13 होंगे लेकिन सिलेक्शन आपका होगा। दावा हमारा है, हम आपको उस सीमा तक तो पहुंचा ही देंगे कि आपका पीटी वाला पार्ट नहीं रुकेगा। अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो आपकी गलती से रुकेगा। अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं तभी आपका मामला फंसेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए रणनीति, कैसे बनाएंगे और कैसे कम समय में ऑप्टिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसी पर हमारी बहुत संक्षेप में चर्चा है। और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी आप कोई योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो समय बहुत तेज गति से हमारे हाथ से निकलता जाता है। और इस परीक्षा में चूंकि 25 सितंबर को पेपर है, समय बहुत कम दिया गया है। बहुत सारे लोग अभी भटक रहे हैं, वो 25 सितंबर तक भटकते ही रहेंगे। आप मत भटकिए, आप अपने मिशन में लगिए। और अभी जो दौर है छुट्टियों का, इस छुट्टी के दौर का यूटिलाइजेशन करिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आपके लिए ये बहुत और बेहतर हो जाएगा कि आप इसमें और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब तक लोग इस परीक्षा के पूरे मापदंडों को और सिलेबस को समझ पाएंगे तब तक आप बहुत आगे होंगे और इसमें पीटी निकालना बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले परीक्षा की रणनीति पर पहले 2-4 मिनट यहाँ पर भी दे दें, फिर आते हैं सिलेबस एनालिसिस पर। तो जो तैयारी की रणनीति है उसमें हमारी पहली बात तो क्लास होगी, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। जो क्लास ऑफलाइन मोड में होती है वो एट ए टाइम ऑनलाइन मोड में भी होती है, मतलब वो लाइव चलती है। दूसरा कि नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लास के साथ साथ दिए जाएंगे। कुछ चीजें क्लास के साथ साथ जो डिस्कस होती जाएगी उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है ना, क्योंकि समय कम है इसीलिए आपको भी स्मार्ट तरीके से काम करना है। सुनते जाइए, नीचे लिखते जाइए, दोनों काम एक साथ करिए तब स्मार्ट वर्क कहलाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात आती है टेस्ट सीरीज की। क्योंकि आप लोग अभी, मुझे शायद जहां तक ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी को फॉलो किया होगा, नहीं तो अधिकांश लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते रहे हैं और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा जिन जिन लोगों ने यूपीएससी दे रहे होंगे वहां नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सोच समझकर संवेदनशीलता के साथ में प्रश्नों के आंसर हल करने होते हैं। अगर कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करने वाला होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए परीक्षा तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। वो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में होगा क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है नेगेटिव मार्किंग को की अप्रोच के साथ प्रश्नों को हल करने की। आपकी नहीं है, ये बात सोच लीजिएगा। इसीलिए अब आपको उस अप्रोच को डेवलप करना है और उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपको लगातार क्या देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। जितना यूनिट हमारा होता जाएगा उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी पैरेलल चलती जाएगी, ताकि जितना आपने पढ़ लिया उसका यूटिलाइजेशन, अप्लाइड पार्ट आप कितना बेहतर बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग में कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितने अपने आपके तर्क काम कर रहे हैं। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहां बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जहां जहां मिलेंगे मैं बता दूंगा पूरे सिलेबस में कि कहां कहां पर तथ्यात्मक पर प्रश्न होंगे और कहां कहां कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे। जहां कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे वहां पर स्वाभाविक है आप लोग फंसेंगे, वहां पर किस प्रकार से आप बाहर निकलेंगे वो तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के दौरान एक एक प्रश्न पर हम आपसे चर्चा करेंगे, कैसे टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के दौरान अपने आप को सुरक्षित जोन में ले जाया जाता है और नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कैसा किया जाता है। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे ज्यादा अनुभव यूपीएससी का ही रहा है। पीएससी तो हम रैंडमली देते रहे, सिलेक्शन होता रहा, वो तो दूसरी बात है। लेकिन यूपीएससी का जो टेस्ट पेपर है उसको हल करने की क्या स्ट्रेटजी होती है वो आपको सिखा देंगे, ताकि यहाँ पर आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ये तो हमारी हो गई क्लास की तैयारी की रणनीति। अगले नंबर पर आते हैं। पहला नंबर, सिलेबस आपके पास रहे पार्ट ए। क्योंकि पार्ट ए में जिन लोगों ने एमपीपीएससी दिया है उनको पता होगा कि एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में 10 यूनिट हुआ करती थी, उसमें से उन्होंने 5 यूनिट को काट दिया है और केवल कितनी यूनिट यहाँ डाल दिया, 5 यूनिट डाल दिया। ठीक है, इन 5 यूनिटों में आप कहाँ खराब स्थिति में है वो मैं बता दे रहा हूँ। उसको आप, वो आपका डैमेज एरिया है, उसको आप सुधार लीजिए, वो आप लिख लीजिएगा, उस पर होमवर्क कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप एक भी नंबर किसी से कम लाएंगे तो आप बाहर जाएंगे। यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो पार्ट 1 है जिसमें 5 यूनिट है, उसमें सबसे पहला
जो आपको लिख लेना है, उस पर काम करना है, बाकी पर बिल्कुल मत करिए, आपका अच्छा होमवर्क है। पहला नंबर मध्य प्रदेश के राजवंश, कॉम्प्लिकेट है, नया है, प्रश्न यहीं से बनेंगे और यहां पर आपको अन्यों से बेहतर करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के राजवंश वाला पार्ट। दूसरा, मध्य प्रदेश के कल्चर का पार्ट, चूंकि बहुत सारे लोक नृत्य, लोक नाट्य, कहीं कहीं पर बहुत ऐसा होता है कि निमाड़ में मालवा, मालवा में बघेलखंड, ऐसा होता जाता है, इसलिए उसको बहुत अच्छा बना लीजिए। यानी मध्य प्रदेश के कल्चर यानी संस्कृति वाला जो पार्ट है उसको भी आपको बेहतर करना है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर, मध्य प्रदेश पर पिछले 2 साल में जो एमपीपीएससी ने परीक्षा लिया है, हर किसी बच्चे को वहां पर फंसा दिया है, वो है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, उच्चतम उच्च न्यायालय और मंत्रिमंडल और विधानसभा, इस पर वो लगातार आपको फंसा रहे हैं। पिछले बार भी बच्चे फंसे थे, इस बार भी फंसे। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन आप फंसेंगे जरूर, उसका अच्छा अध्ययन कर लीजिएगा। एक एक सरकार मध्य प्रदेश में जब जब बनी, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, कौन प्रधानमंत्री उस समय था, कौन राज्यपाल था, कौन राष्ट्रपति था, तुलनात्मक अध्ययन करिए और उसको मजबूत बनाइए, क्योंकि वहां फंसने वाले हो आप, ठीक है। तो अगला पार्ट कौन सा, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वाला पार्ट, इस पार्ट को भी आप थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। यहां पर फंसोगे आप, फंस रहे हो आप, वही एरिया बता रहा हूं जहां जहां फंस रहे हो आप, है ना। अगले नंबर पर आते हैं और आप देखिए, एक का आपको कंप्यूटर यानी आईटी का सेक्टर दिया है, ठीक है। आईटी वाला सेक्टर मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि पार्ट ए पर हमारी कोई पढ़ाने की स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन जिन जिन डैमेज एरिया है उन पर मेरे काफी अच्छे वीडियोस बने हैं, मैंने काफी अच्छे से उसको एनालिसिस करके पढ़ा दिया है, उसको मैं डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा उसको, और तुलनात्मक अध्ययन है उसमें, ताकि आपको ये वाला एरिया मजबूत करने में मदद मिल जाएगी। 7-8 वीडियोस होंगे जो हमने पहले एमपीपीएससी के लिए ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप कर लीजिए। तो कंप्यूटर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा इस बार भी B2B B2C में आप फंसते चले गए, है ना। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लिखा है, ई गवर्नेंस लिखा है, रोबोटिक्स लिखा है, AI लिखा है, सब कुछ नया है और यहाँ पर आप लीड करिए, अन्य लोग यहाँ फंसेंगे, आप उस एरिया को पकड़िए जिन पर आपको काम करना है, बाकी सब रटा है आपको। मध्य प्रदेश की नदी, ये वो पर्वत पठार सब आपका ब्लड में है, उनको बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन इस एरिया में जो 50 क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर तो आपको 48 मार्क के आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है फिर भी 48 चाहिए, है ना। अगर आपने यहां लीड मार लिया, क्योंकि ये आपके कंट्रोल का एरिया है, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत सारे वो लोग भी फॉर्म भरेंगे जो पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 5400 का ग्रेड पे है, डिप्टी कलेक्टर के बराबर वेतनमान है, तो हर कोई चाहेगा कि यार सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो क्यों नहीं यहाँ पर प्रवेश किया जाए। एक और बात, करंट वाला समसामयिकी वाला यूनिट है एक, है ना, वो आप पढ़ते रहिए, इस पर बहुत ज्यादा होमवर्क मत करिएगा, पर पढ़ना जरूर है। हेडलाइन रोज पढ़ते रह रहे हो, उतने से काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चला कि पूरे करंट पर ही पूरा टाइम दे दिया तो आपका यहाँ समय खराब हो जाएगा। मैंने मुख्य रूप से 5 चीजें बताई है, इन एरियाज को यहाँ पर मजबूत कर लीजिए, बाकी सब आपका पहले से मजबूत है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। नहीं है तो आप इस परीक्षा में फिर थोड़ा समस्या में आ जाएंगे, फिर आपको दूसरी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ सिलेबस पर, पार्ट बी, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना। और इस पार्ट बी को मैंने 2 खंड में बांट दिया, एक है यूनिट 1 से 5 और दूसरा है यूनिट 6 से 10। इसमें 10 नंबर की जो यूनिट है बिल्कुल अलग, इसके लिए हमारी एक अलग रणनीति होना चाहिए। ये 10 नंबर की जो यूनिट है वो केवल और केवल लगातार टेस्ट सीरीज दे देकर आपको सही करना है, ठीक, टेस्ट सीरीज दे के सही करना है, अपठित गद्यांश है, उसी से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। और इस टेस्ट सीरीज में हम प्रयास करेंगे कि उस लेवल को टच करके आपको दे जो सबसे ऑप्टिमम लेवल होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपने देखा होगा यूपीएससी में एक सीसेट का पेपर होता है, सुना है आप लोगों ने, है ना। उस सीसेट के पेपर में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, मैंने कई लोगों को सीसेट में ही फेल होते देखा यूपीएससी में, कि वो मिनिमम क्राइटेरिया जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी नहीं ला पा रहे हैं। और कई सारे लोग फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ जो टेस्ट 10 नंबर की जो यूनिट है अपठित गद्यांश वाली है ना, इसी के भरोसे सीसेट पास करने की कोशिश करते हैं और हर बार यूपीएससी उनको कहीं ना कहीं उलझा देता है, वो उलझते ही हैं। ठीक, संभव है कि पीएससी भी इस बार आपको इस यूनिट में वैसे ही उलझाए और आपसे गलती कराए,
क्योंकि यहां पर आपको यूपीएससी का लेवल टच करना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग में किस प्रकार से आप बेहतर करेंगे ये लगातार आपके टेस्ट सीरीज से सही होगा, है ना। घर पर आप हल करोगे बिल्कुल सही होने वाला है, मुझे पता है कि आप वो पूरा का पूरा पैसेज मैं वो आपको दे दूंगा, घर पर हल करोगे सही हो जाएगा। परीक्षा हाल में प्रेशर में आप कितना बेहतर कर पा रहे हो ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो ऑप्टिमम लेवल किसका होगा, यूपीएससी का, उसमें यूनिट 10 आप उस पर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब ये पार्ट बी को एक इतना बड़ा सिलेबस जिसमें मैंने 10 यूनिट बिल्कुल अलग कर रखा है उसको आप अलग कर दीजिए। अब बाकी को समझते हैं और इंटरलिंक करते हैं। यदि आपने इंटरलिंक कर लिया तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और इतना बड़ा सिलेबस इतनी सी जगह में दिखेगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 to 5 है और इधर यूनिट 6 से कितना है 10 हमने अलग कर दिया, है ना। अब आती ही बात कि पूरा पार्ट बी जो है वो हायर एजुकेशन से जुड़ा है। विश्वविद्यालय का मुद्दा किससे जुड़ा है, उच्च शिक्षा से, है ना। आपकी पहली यूनिट उच्च शिक्षा पर ही फोकस्ड है किस पर, उच्च शिक्षा पर। इस उच्च शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे संस्थागत ढांचा था, यहां मैं लिख दे रहा हूं 60 में। उस संस्थागत ढांचे में आप सिलेबस देखते जाइए, संस्थागत ढांचा शब्द मात्र एक लिख रहा हूं उससे सब कुछ आ जाएगा, है ना। इस संस्थागत ढांचे में अपने पास यूजीसी से लेकर AICTE से लेकर और भी अन्य सारा संस्थागत ढांचा है। उस संस्थागत ढांचे में सिलेबस आप पकड़ लीजिए, मैं 2 मिनट में बात कर दूं, जल्दी हो जाएगा। क्या करना चाहिए कैसे करेंगे, ठीक। वहां लिखा है उच्च शिक्षा में निम्नांकित का प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम, ऐसा लिखा है ना। यहां पर यूजीसी से लेकर AICTE से लेकर भारतीय वेटनरी काउंसिल एवं आयुष तक है। कहां तक, अंतिम में आयुष लिख दे रहा हूं। ये हमने एक संस्थागत ढांचा बनाया, ठीक है। इस पार्ट को पढ़ने के लिए क्या रणनीति हो, कैसे पढ़ेंगे आप, है ना। तो यदि इस पूरे संस्थागत ढांचे पर अच्छी पकड़ बनानी है और इससे आने वाले प्रश्नों को गलत नहीं होने देना है, तब आप इन संस्थागत ढांचों पर पहला काम इनका ऐतिहासिक पहलू के साथ शुरुआत करिए, ठीक। ऐतिहासिक पहलू के साथ जब शुरुआत करोगे तो आपकी एक कहानी बनना शुरू हो जाएगी। तो वहां से आप ये ऐतिहासिक पहलू से शुरू करके भारत स्वतंत्र हुआ तब कैसे यूजीसी बना, AICTE की स्थापना कब हो गई, आगे हम आयुष तक कब पहुंचे। एक कैसा बोला हमने, ऐतिहासिक क्रम से आप जाइए। वहां पर चीजें अरेंज नहीं है, जो आपका संस्थागत ढांचा दिया ना ये वाला जितना, ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, इसको आपको एक बार अरेंज करना है, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ, यूजीसी हमने 56 में बनाया, फिर आगे उसका रोल क्या हुआ, कैसे उसमें बदलाव हुए, फिर AICTE कब आया, है ना। ऐसे आप धीरे धीरे क्या करिए आगे बढ़ते जाइए। में दूसरे नंबर पर आएंगे तो पूरा शिक्षा मंत्रालय और उससे संबंधित बहुत सारे काम, है ना। संस्थागत ढांचे के बाद पूरा शिक्षा मंत्रालय पर बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम सुना था पहले, है ना। अब ये शिक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत बहुत सारी नई सरकार ने योजनाएं चलाई है, बहुत सारी। इम्प्रिंट, इम्प्रेस, रूसा लिखा है उसमें, देखो कभी सुना होगा आप लोगों ने। आपके सिलेबस में 2019 तक मानव संसाधन विकास था और उसमें बहुत सारी संस्थाएं हुआ करती थी, होती थी ना, ये संस्थाएं भी थी उसमें, ठीक, मानव संसाधन विकास में। और ये बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम, बहुत सारे वो जितने कार्यक्रम है इनोवेटिव, उन कार्यक्रम पर नजर रखिएगा, उनसे हो सकता है क्वेश्चन जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के ढांचे में वही बातें हैं, ठीक है। अगले नंबर पर आओगे तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इन अंतरराष्ट्रीय संगठन की से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न तथ्यात्मक, जहां पर आपसे गलती नहीं होगी, एक प्रश्न कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और इन संस्थागत ढांचे पर इनके बनाने का उद्देश्य और कुछ सामान्य स्ट्रक्चर होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन का, ठीक है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है जहां पर 3 हिस्से हमारे पास, उसमें आपकी स्थिति मेरे अनुसार ठीक ठाक होगी अगर तो यहां होगी, है ना। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ और जितने भी चीजें हैं उनके भी इस मामले में आप ठीक ठाक स्थिति में। कौन से इसमें, तथ्यात्मक, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहां आप फंस सकते हैं, ठीक है।
ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यही का यही इनके साथ रिलेशन मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्रालय का दिया है आपको यूनिट नंबर 4 में, दिया है ना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन है और इन सब के साथ उनका संबंध है। यहाँ की संस्थाएं और इन संस्थानों के साथ यूनिट नंबर किस में जाना है? 4 में। मतलब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा अगला आपके साथ किस में कनेक्ट हो जाएगा? किसमें भाई? यूनिट नंबर 1 और 4 में यही है। बस मध्य प्रदेश का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके साथ इनके संबंध पर चर्चा है उसमें, ठीक है। इसका मतलब इन संगठनों की अच्छी समझ रहेगी, तब मध्य प्रदेश सरकार के साथ इनके रिलेशन आप डेवलप कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 के साथ कौन सा कोलैबोरेट हो गया? 1 और 4। अब आते हैं 1 के बाद 2 नंबर पर, ठीक है। 2 नंबर में उच्च शिक्षा का सामान्य प्रशासन है, ठीक। 2 नंबर प्लस यूनिट नंबर 6 दोनों एक ही है, अलग नहीं, दोनों को एक साथ जोड़िए, 2 दूनी 6, ठीक है। और 2 और 6 जो है वो एक्चुअली लोक प्रशासन है। क्या है? लोक प्रशासन। जिन लोगों का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन रहा होगा, अभी तो है नहीं हमारे यहाँ यूपीएससी में, वो बंदा जो है यहाँ पर लीड करेगा। तो 2 धन 6 बराबर क्या? जल्दी बोलो, क्या है भाई? लोक प्रशासन है, ठीक है। 2 धन 6 बराबर क्या? लोक प्रशासन। 1 धन 4 बराबर, समझ गए? इंटरलिंक करना है दोनों को। मैंने बोला था इतना बड़ा सिलेबस इतना सा है, बस आपको इंटरलिंक करते आ जाए, ठीक है। अभी आपको लगने लग जाएगा यहां से जाने के बाद कि किसी का होगा ना होगा, मेरा तो होगा, ये पक्का दावा है मेरा। बस आप पूरी ईमानदारी से अपना जो ये अभी जो आपका रक्षाबंधन का दौर है छुट्टी वाला, इसको यूटिलाइजेशन कर लो बस। अगर आपने इस 8 दिन को हमको दे दिया तो हम 8 दिन में आप सबसे ऊपर करा देंगे, हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो 2 धन बराबर 2 धन 6 बराबर क्या है? लोक प्रशासन ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर धन 5 नंबर एक ही है। 3 नंबर का यूनिट में यूनिवर्सिटी एक्ट है। बस आपको एक बार अच्छे से यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। किसको? 3 नंबर में देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 है ना। यूनिवर्सिटी एक्ट कौन सा? 73। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे, सबसे ज्यादा गलतियां आप यहीं पर करोगे, सबसे ज्यादा नंबर आपके यहीं कटेंगे और सबसे ज्यादा लीड भी आप यहीं करोगे। 3-4 बातें बोल दिया मैंने एक साथ, है ना। जितने लोग बाहर होने वाले हैं वो सब यूनिट नंबर 3 में बाहर होंगे, बाहर यहीं होना है, लीड भी वह व्यक्ति यहीं करेगा। यदि आपने यूनिवर्सिटी एक्ट की अच्छी समझ बनाई, आपने पहले बहुत सारे लोग यहाँ पीएससी की तैयारी वाले होंगे, उन्होंने एक्ट पढ़ा है ना। यदि आपको एक्ट पढ़ने का अच्छा आइडिया है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ा, SC ST एक्ट पढ़ा था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ा है कि नहीं। और यूनिट नंबर 3 का ही अप्लाइड पार्ट यूनिट नंबर 5 में है, तो 3 और 5 एक ही है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में जब अंदर जाओगे आप तो 5 मतलब सॉरी यूनिट नंबर 3 यानी यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर जब जाओगे आप तो यूनिवर्सिटी एक्ट के भीतर ही जब अंदर जाएंगे तो ये सब परिषद है, कार्य परिषद, विद्या परिषद, समिति, महासभा, साधारण परिषद, सब उसके भीतर का पार्ट है, उसके भीतर का पार्ट है। बस एक चीज और कहूंगा, इस जगह पर यानी 5 नंबर पर और 3 नंबर पर कौन आगे होगा आपसे? तो तय है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, पक्का मान लीजिए, वो आपसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो रात दिन इसी समितियों में काम करते हैं वो लोग, उनका व्यवहारिक अनुभव है। आपका तो सैद्धांतिक होगा, ठीक है। तो वो अगर परीक्षा दे रहे होंगे एपी लोग तो आपको रिप्लेस कर देंगे, पक्का है। क्यों? क्योंकि उनके पास उन समितियों का व्यवहारिक नॉलेज है और आपके पास कैसा होगा? सैद्धांतिक ज्ञान होगा कि नहीं, ठीक है। मैं आपको यह भी बताते चल रहा हूं कि आपका कौन कॉम्पिटिटर है और कौन आपको रिप्लेस करेगा, ठीक है। उनको बीट करने के लिए हमको उस लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। बेहतर यह होगा कि यदि ये वाला जो 5 नंबर वाला यूनिट है, जो समितियां बहुत सारी, एक्ट की गारंटी हमारी है। 5 नंबर पर हम भी प्रयास करेंगे कि क्लास इनसे लिवाएं, ठीक है, पंचम सनोडिया जी से।
बात हमारी हो गई है। जब जब छुट्टियां मिलेगी उनमें ये आपको उन समितियों के भीतर किस प्रकार से काम होता है उसका व्यवहारिक नॉलेज दे देंगे। तो वो व्यवहारिक नॉलेज जो आपको उनके बराबर ला देगा, किसके बराबर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर ला देगा। ठीक है, तो तय मानिए कि आप हर सेगमेंट पर, हर यूनिट पर अपनी अच्छी रणनीति बना के चलें। ठीक है, तो लीड करना बड़ा आसान हो जाएगा। सही है, चलो तो 3 किसके साथ मिल गया, 5 के साथ हो गया। 2 को किसके साथ मिलाया, 6 के साथ, वो लोक प्रशासन है। ऐसा समझ लो कि हमको लोक प्रशासन पढ़ना है। ठीक है ना, 1 और 4 हायर एजुकेशन के साथ जितने संगठन हमारे, उन सब पर आप काम करिए। चलो 3, 5 पर बात हो गई। अगले नंबर, अभी हमारी बात हुई थी 7 नंबर, थोड़ी देर पहले लोकेश खावले जी आए, उन्होंने केवल और केवल किस पर बात की, 7 नंबर पर, क्योंकि वो उसी पर काम कर रहे हैं, उनके पास उसका व्यवहारिक ज्ञान है। और अभी नरोना उनको जाना है। ठीक है, नरोना से आकर और जितना व्यवहारिक ज्ञान उनके पास आ जाएगा उस पर हम क्लास करा देंगे। इसका मतलब कौन सी यूनिट अच्छी हो जाएगी, 7 नंबर। ठीक है, यहां पर भी आप कहीं नहीं फंसेंगे। ठीक है ना, अगला नंबर थोड़ा आगे बढ़ जाए। आप देखिए 8 नंबर की यूनिट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पूरी भारत सरकार आज एनईपी पर फोकस है, पूरी भारत सरकार, है ना। यूनिट नंबर कौन सा, 8। ठीक, एनईपी पहली बार कब लॉन्च हुआ था, याद है, 29 जुलाई। गुड, वेरी गुड। 29 जुलाई को 2 साल पूरे हुए थे। उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम था भारत सरकार का, अमित शाह जी ने उस कार्यक्रम में आए। धर्मेंद्र प्रधान को जानते हो ना, अब जानना पड़ेगा, नहीं जानोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी और अमित शाह जी, उन्होंने पूरा एक रोड मैप बताया कि हम एनईपी में अब तक क्या किए, आगे हमारे क्या इनोवेटिव प्रोग्राम्स है, किस पर, एनईपी पर। तो एनईपी आप पढ़ लेंगे, वो उसका सैद्धांतिक पक्ष हुआ, लेकिन सरकार उसके अप्लाइड पार्ट पर क्या काम कर रही है, उसके लिए आपको लगातार अपडेट होना पड़ेगा। तय मानिए कि एनईपी पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पक्का है। मतलब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो किस पर मिलने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या तथ्य हैं, वो तो स्टैटिक्स है, स्थिर है। उससे तो ठीक है कि आपने पढ़ लिया, है ना, जिस जैसा उसका विजन क्या क्या दिया है, राष्ट्रीय दृष्टियों में संकल्पना, औपचारिक दूरस्थ शिक्षा, व्यवसायिक तकनीकी आदि आदि, मूल्य आधारित शिक्षा। लेकिन सरकार इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या क्या काम कर रही है, उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तब जाकर के इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएगा उस पर आपकी पकड़ बेहतर हो जाएगी। सुन लिया आपने, किस पर, एनईपी पर। ठीक है ना, इसको तो आपको बेहतर करना ही है। चलिए, बात समझ गए, है ना। मतलब आपका अब जो सिलेबस है वो पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक, अगला नंबर 9 नंबर की यूनिट है ना, 9 नंबर। और 9 नंबर की यूनिट में आप पढ़ चुके हो, जिन लोगों ने पीएससी की तैयारी की होगी तो ये पढ़ा हुआ है आपका। इस पार्ट में जितने भी आयोग दिए हैं, 1-2 आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, संभव है, लेकिन जितना दिया गया ये आपने अभी अभी यूनिट नंबर 10 में पढ़ के आए हो आप लोग। जब आप परीक्षा दिए ना थोड़े दिन पहले, तो आप पढ़ रहे थे उसमें। बस यहां पर एक काम आपको करना है कि आपके पास एक विश्लेषणात्मक क्षमता लाइए, उसमें एनालिसिस करके चार्ट बनाइएगा। किसका, 9 नंबर की जो यूनिट है उस पर आपको चार्ट बनाना चाहिए। सारे आयोग को एक साथ सोचिए, एक बार में सोचिए। ठीक, यदि वो तथ्यात्मक सरल प्रश्न दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 4 आयोग को मिलाकर फंसा दिया उसने कि भाई किन निम्न में से किसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ऐसा कोई, है ना, तो यदि वो थोड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्न भी बनाए तो भी आपके साथ कोई प्रश्न का उत्तर गलत ना हो पाए, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ एरिया है, आपके लिए सरल है कि नहीं। 1-2 को छोड़ दें तो आप उसको और बेहतर बना लेंगे। बात समझ गए। कौन सी नंबर की यूनिट है, 9 नंबर। अब आती है बात, 10 नंबर की बात मेरी हो चुकी है ना। तो हम इतना बड़ा सिलेबस देख रहे थे, वास्तव में वो क्या हो गया, आपस में कैसा है, इंटरलिंक है। ठीक है, हर सेक्शन के लिए अलग अप्रोच चाहिए। जैसे अगर आप 2 और 6 यानी लोक प्रशासन पढ़ रहे हो तो उसका अलग ही अप्रोच है, उस अप्रोच के साथ जाइए।
उसमें बनने वाले प्रश्न और उसको हल करने का तरीका, वो दोनों आपका बिल्कुल बेहतर रहे। ठीक, उसकी अप्रोच के साथ जाओगे तो बेहतर होगा। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी एक्ट सबसे ज्यादा समय उसी पर देना है। जितना टाइम आप पढ़ने में लगाने वाले हो वो सबसे ज्यादा डैमेज एरिया को कवर करो। 2+5 क्या 3+5 क्या? नहीं 2+6 तो ये है, 3+5 3+5 सबसे ज्यादा टाइम आपको 3+5 में देना है। इसका मतलब समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी में जाने के पहले यूनिवर्सिटी एक्ट आपके ब्लड में चाहिए। उसमें इतनी सारी धाराएं, उसकी सब धाराएं, आप फंसते ही जाते हो। ठीक है, मैं आपके लिए प्रयास ये करूंगा कि क्योंकि मैं हमारा अनुभव है पिछला पढ़ाने का, इसी यूनिवर्सिटी एक्ट को ही सबसे ज्यादा दिन पढ़ाया था। ठीक है, और सबसे डैमेज एरिया है, तो ये आपका सही हो जाए तो यहाँ आप सब खराब स्थिति में है, आप क्या कर जाएंगे? लीड कर जाएंगे। यानी सिलेक्शन कराने में रोल प्ले करेगा 3 और क्या 5, बाकी पर सामान्य सामान्य बातें हैं। सही है। जितना आप यहाँ पढ़ते जाएंगे उतने का ही क्या देते जाएं? टेस्ट देते जाएं। जितनी बार टेस्ट देंगे उतनी बार आप नेगेटिव मार्किंग में बेहतर होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में गलत करने से बढ़िया है कि चुप रह जाएं, है ना। बुद्ध का दर्शन है कि मौन हो जाना चाहिए। क्या होना है? मौन। अब एक और बात जिस पर आपको काम करना है, और इसी में उसको भी बना देते हैं। चूंकि ये चीजें जो बताई जा रही है वो थोड़ी तथ्यात्मक है, उनको आप निकाल लीजिए, बदलेगी नहीं, उन पर होमवर्क करिए, बार बार उसको पढ़िए। जैसा कि यूनिवर्सिटी एक्ट है, बड़ा है, एक तथ्यात्मक पहलू उसमें है। दूसरा आप यहां देखिएगा यूनिट नंबर 6 में मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 है कि नहीं? इसको आपको निकाल लेना है और इसको इसकी फोटोकॉपी सिराने में रख लीजिए, है ना। सही है। बस जब भी उठे तो 2-4 बार देख लिया। जितना सरल बताना है वो मैं बता ही दूंगा, लेकिन एक बार आप देख तो लें उसको। एक काम ये वाला फैक्चुअल टाइप का है, उसको बेहतर कर लीजिए। मध्य प्रदेश भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबके पास में वो बंच निकल जाना चाहिए। उसमें सब कुछ दिया है। कभी किसी ने पढ़ा क्या उसको? पढ़िएगा जरूर। इतनी भाषा क्लिष्ट है ना, ऐसा लगता है कि यार सिर चकरा जाएगा। जिन्हें पढ़ा नहीं है तो पढ़िए एक बार। ठीक है। उसके विजन से लेकर मतलब बातें, शब्द सरल नहीं है उसमें, सब शब्द ऐसे हैं बाण भट्ट वाले, है ना। क्योंकि भारत में कोई भी एक्ट बनता है तो अंग्रेजी में बनता है, फिर ट्रांसलेट काय में होता है? हिंदी में होता है। उसके कारण सब गड़बड़ होती है। तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोड़ा विजन सब ठीक ठाक है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे करोगे, है ना। उसका अप्लाइड पार्ट आएगा कहां से आपके पास, ये भी तो पता रहे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भारत सरकार रोज बात कर रही है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी रोज बात कर रहे होंगे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी का काम ही है कि उनको रोज इसी पर बात करना है। तो आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना पड़ेगा। तो मिलोगे कहां पर? वो जगह भी तो पता चले आपको कि जहां जाकर उनसे रोज मुलाकात कर पाओ आप। अरे सामने आमने इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उनके विचारों के साथ तो इंटरेक्शन होना चाहिए। कहां करोगे? साइट में। कौन सी साइट पर? PIB में। गुड। तो यूनिट नंबर कौन सा है? 7। वहां NEP है ना। NEP के सामने लिखो डैश प्लस PIB। कौन सा? PIB में। PIB में तब मतलब आज दिन भर में उन्होंने जो किया होगा। PIB में जाइए, उस मंत्रालय को खोलिए, उस मंत्रालय में रोज की बातें होगी, काम की बातों को छाट लीजिए जो लगे, उसका अप्लाइड पार्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है। और वो आपका अपने आप बेहतर होता जाएगा। जो भाषा आपको NEP में कठिन लग रही है, संभव तो वहां पर थोड़ा व्यवहारिक लिखा गया, थोड़ा व्यवहारिक बोल दो। ठीक है। तो आपको 3 चीजें निकालना है अपने स्तर पर। पहला यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। दूसरा NEP, तीसरा क्या भाई? हाँ, वो भंडार उपार्जन नियम हो गया। 3 चीजें, 1 2 और क्या 3, पता चल गया। इन तीनों को आप निकाल करके रख लीजिएगा, उसका बंच बना लीजिए।
ठीक है, और उसको धीरे धीरे रीड करते रहिए। हम चलेंगे, उसको सरल कैसे बनाना है वो बात कर लेंगे, सही है ना। 1 2 3 पर इस पर बात हो गई। लोक प्रशासन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बहुत सरल है, उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, है ना, उस पर आप काम कर लेंगे। एक और काम आपके लिए है, काम नंबर 4, ये तो तथ्यात्मक हो गया था। चौथा नंबर, जिसके मटेरियल्स आपके पास नहीं मिलने वाले, आप पूरे बाजार में ढूंढ लो या पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइएगा, ठीक। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव, गुड, है ना। तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा जो मंत्रालय है उसकी साइट पर जाइए, उसकी साइट पर जाकर काम करिए। क्यों, क्या काम करेंगे कि मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्रालय यूनेस्को के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है, यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है, क्योंकि आपका यूनिट नंबर कौन सा भाई? 4 में वही बात है, वही है पूरा का पूरा। मतलब आपको मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्रालय रोज अपने नेट में खोलना ही है, लेकिन उसमें आपको उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाएगा जितना बेहतर आपको केंद्रीय स्तर का जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है उसका पीआईबी में मिल जाता है। कहां पर मिल जाता है? पीआईबी में, समझ गए। तो आपके पास अब जो बहुत सारा हवा बना हुआ था इसके लिए, पहली बात तो आपका सिलेबस इतने से जगह में आ गया, दूसरा आपको एथेंटिक सोर्स का आइडिया लग गया कि आपको जाना कहां से है, सही है। अब उन सोर्स के साथ आपको क्रमबद्ध ढंग से काम करना है, लेकिन सबसे पहला काम हमारा है कि डैमेज एरिया को पहले सही कर लो। सरल वाले को तो सही कर ही लोगे आप, है ना। तो डैमेज एरिया कौन सा है? 3 5 ही है क्या? डैमेज एरिया कौन सा है? 3 और 5, उस पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी बहुत सारी धाराएं आपको याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपको संविधान की आर्टिकल 46 याद नहीं है। संविधान की धारा 46, आर्टिकल 46, अब देखिए मत विभाजन यही हो गया। एक कह रहे हैं 0 से 6 वर्ष, तो आर्टिकल 45 में है, उसी को उठा करके 21 में लाए, 21A बनाए ना भाई, 6 से 14 को उठा के ला दिया, 0 से 6 को रख दिया वहां, यही है ना। तो 46 में क्या है? क्या बेहतर प्रयास करोगे आप, मुझे बताओ, क्या करे आपने, बताओ, कोई योजना चलाई, बताओ। पोषाहार स्तर ऊंचा करना, ये कहाँ है? पोषाहार स्तर तो 47 में है यार, 46 की बात हो रही है। अब देखिए, जिस चीज को आप इतने सालों से पढ़े हो, मैं बताना इसकी गंभीरता चाह रहा हूं, इतने सालों से पढ़े हो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी आपको यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ना कितने से दिन है ना, और इसकी इतनी सारी धाराएं हैं, उन धाराओं में हर शब्द नया है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो, ताकि आप उसके भीतर काम किए होते, है ना, आप तो बाहर के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके लिए सब कुछ नया है कि नहीं, बताओ। तब थोड़ा चैलेंज है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा डैमेज एरिया है। बार बार उस पर रोज काम करेंगे तो निशान बन जाएगा। कहते हैं ना, रसरी आवत जात ही सील पर पड़त निशान, तभी पड़ेगा निशान, अन्यथा वो डैमेज ही बचा रहेगा। और जिनने उस पर अच्छे से काम कर लिया, तय मानिए कि बाकी सब एरिया सरल है, बाकी सब सरल है, उस डैमेज एरिया को सही करना है। तो संक्षेप में हम लोगों ने आज सिलेबस का क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और अपनी रणनीति भी तय कर ली है, कहां से क्या आपको मिलेगा, क्या आपके लिए अप्रोच होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हो गई है, ठीक है। आगे की क्लास में हम और अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।